Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील्स, स्टील का बादशाह, टेलीमानस मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, इन एसोसिएशन विद जेके टायर टोटल कंट्रोल, विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक अब चमकिए प्यार से। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में हिंदुओं के लिए सबसे असुरक्षित जगह कौन सी है? उस जगह का नाम है बांग्लादेश। आज हम बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए एक अभियान शुरू करेंगे और मुझे बड़ी खुशी है कि भारत में अब इस मुद्दे को लेकर लोगों में जागृति आ रही है। आज पूरे देश में बड़े बड़े शहरों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बांग्लादेश में हिंदू पुरुषों के लिए कलावा बांधना मुश्किल हो गया है, हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर लगाना मुश्किल हो गया है। इसके बाद आपको जर्मनी से राहुल गांधी का नया बयान दिखाएंगे। बयान नया है लेकिन बातें पुरानी हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और इसे बचाना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। आज आपको दिखाएंगे कि राहुल गांधी जिस लोकतंत्र को अक्सर खतरे में बताते हैं, वो उस लोकतंत्र के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। और आखिर में आपको पंजाब पुलिस के एक रिटायर्ड आईजी की कहानी दिखाएंगे, जिन्होंने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। ये कदम उन्होंने इसलिए उठाया क्योंकि साइबर अपराधियों ने उनके 8 करोड़ रुपए ठग लिए और इस आईजी ने ये सारा पैसा अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार लेकर फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में लगा दिया था, क्योंकि इन साइबर अपराधियों ने उन्हें यह झांसा दिया कि वो इस पैसे पर जबरदस्त रिटर्न देंगे और इसी लालच में ये पूर्व आईपीएस अधिकारी फंस गए। तो ये लालच की भी कहानी है और ये साइबर अपराधियों की भी कहानी है। लेकिन सबसे पहले बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हमले बढ़ रहे हैं और ऐसी घटनाओं पर हमारे देश के हिंदुओं में अब आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली, कोलकाता, भोपाल, हैदराबाद, जम्मू और देश के कई इलाकों में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमलों के विरोध में ये प्रदर्शन हुए हैं, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, अच्छी बात यह है कि अब भारत के लोग जाग रहे हैं। अब भारत के जो लोग हैं वो बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए अपने घरों से बाहर सड़कों पर निकल रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा बदलाव आपको भारत में दिखाई दे रहा है। और यहां पर जिन लोगों ने प्रदर्शन किए, उनका आरोप है कि बांग्लादेश में चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और पूरी दुनिया चुपचाप ये होते हुए देख रही है। इन लोगों ने बांग्लादेश के हिंदुओं को न्याय देने की मांग की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। यानी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला अब एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, हमारे देश में भी बड़ा मुद्दा बन रहा है और बहुत जल्द ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी बन जाएगा अगर भारत के लोग ऐसे ही इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे। सरकार मोदी जी को चाहिए यहाँ से जो दाना पानी जाता है सब बंद कर देना चाहिए, इनका रसद पानी बंद कर देना चाहिए। आखिर कब तक बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जुल्म होता रहेगा? वहाँ की सरकार क्या कर रही है?
लोग चाहते हैं हिंदुओं को जीने दो, हिंदुओं को जीने का अधिकार है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से करीब 250 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के पास हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत भी शामिल हुए, जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का आज सड़कों पर उतरकर विरोध किया। कोलकाता पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें 10 लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शन करने वालों का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के बावजूद भी पुलिस ने इन निहत्थे संतों पर लाठीचार्ज किया। ये पुलिस है या चटी चटा ये ममता का सर्वेंट बन गया। पुलिस ने लाठीचार्ज करने लगा साडन। हमने वहां पर खड़े थे शांतिपूर्ण होके, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहा था, साडन आके लाठीचार्ज शुरू कर दिया। शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग का ये धरना प्रदर्शन आज संतों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। आप लोग देख रहे हो, इतिहास गवाह है, करपात्री जी महाराज को ऊपर लाठी बरसाया था, निश्चिन्ह हो गया इंदिरा गांधी। मैं दीदी से कहना चाहता हूँ, आज संतों के ऊपर लाठी बरसाया गया, आपका विनाश अभिसंभावी है। महिलाओं के ऊपर, पुरुष तो है ही, सबके ऊपर ही वो लोग अटैक करने लगे। उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, हम लोगों को भगा दिया गया। वहाँ से हम लोग भाग के अभी यहाँ आए हैं। पुलिस लोग ये ममता दीदी का जो पुलिस है वो लोग पीट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, नाक तोड़ रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। अब आप ये तस्वीर देखिए जो अभी आपकी स्क्रीन पर आएगी। यह तस्वीर उस समय खींची गई जब बांग्लादेश में एक 27 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को चौराहे पर लटकाकर बेरहमी से पीटा गया। भीड़ ने उसे इतना पीटा कि वहीं पर उसकी मौत हो गई और फिर इस भीड़ ने सैकड़ों लोगों के सामने दीपू के शव को आग लगा दी। इस दौरान आसपास खड़े सैकड़ों लोग अपने अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाते रहे और जश्न मनाते रहे। आप इस स्क्रीन को देखिए, इस तस्वीर में बहुत कुछ लिखा हुआ है। यह तस्वीर आज आपको बहुत कुछ बता रही है बांग्लादेश के बारे में। एक 27 साल के हिंदू युवक को चौराहे पर लटकाकर पहले एक बहुत ही बेदर्दी से मौत दी जाती है और फिर उसके शव को आग लगा दिया जाता है। और देखिए, सारे लोग जो तमाशा देख रहे हैं, ये सिर्फ अपने अपने मोबाइल फोन से उसके वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद ये सारे वीडियो बांग्लादेश में व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किए जाते हैं, सोशल मीडिया पर से शेयर किए जाएंगे और लोगों को यह बताया जाएगा कि देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं का हम कैसा हश्र कर रहे हैं। बांग्लादेश में इस समय दीपू के जैसे करीब 1.5 करोड़ हिंदू रहते हैं, जो इस समय अपने घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। जब ये वीडियो उन सारे हिंदू लोगों के मोबाइल फोन्स पर पहुंचेगा तो आप बताइए कि उनकी मनोस्थिति क्या होगी। बांग्लादेश में इस समय कट्टरपंथी ताकतें हावी हैं और वो इसे नए बांग्लादेश का नाम दे रहे हैं। तो ये है नया बांग्लादेश।
हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हिंदू धर्म को मानने वाले पुरुष आज अपने हाथ में कलावा बांधने से डरते हैं कि इससे कहीं ये ना पता चल जाए कि वो हिंदू हैं। वो खुलकर सड़क या बाजारों में किसी को अपनी पहचान नहीं बता सकते। हिंदू महिलाएं आज अपने माथे पर सिंदूर लगाने से डरती हैं। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन चाहे किसी भी मुद्दे पर हो, लेकिन हिंसा के दौरान तोड़फोड़ हिंदुओं के घरों में ही होती है। तोड़फोड़ और आगजनी मंदिरों में ही की जाती है। हिंसा का निशाना सिर्फ हिंदुओं को ही बनाया जाता है या फिर उन लोगों को बनाया जाता है जो भारत के समर्थक माने जाते हैं। आज हम बांग्लादेश में एक नर्क जैसा जीवन जी रहे इन 1.5 करोड़ हिंदुओं के लिए आप सबके सामने आवाज उठाना चाहते हैं। दीपू दास एक गरीब फैक्ट्री वर्कर था जिसकी तनख्वाह सिर्फ 13,000 रुपए महीना थी। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में जब इस तरह भीड़ खुलेआम किसी की हत्या करती है, जिसे हम अंग्रेजी में मॉब लिंचिंग कहते हैं, तो हत्या के बाद अक्सर वहां पर यही आरोप लगा दिया जाता है कि पीड़ित ने इस्लाम धर्म का अपमान किया था, जिससे वहां पर लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़क गईं, आहत हो गईं और फिर भीड़ ने उसे मार डाला। दीपू के मामले में भी अब यही कहानी दुनिया के सामने पेश की जा रही है। दीपू की 3 साल पहले ही शादी हुई थी और उसकी 1.5 साल की एक बेटी है। दीपू की पत्नी ने कहा है कि वो चाहती है कि दीपू के हत्यारों को इतनी कड़ी सजा मिले कि भविष्य में कोई भी इस तरह का काम करने से डरे, और अब वो अपनी बच्ची के भविष्य के लिए भी बहुत चिंतित है। আপনি কিছু বলতে চান জাতির উদ্দেশ্যে? আমি আমার স্বামী হ্যাঁ বিচার চাই সবথেকে করব আর আমার সন্তানের ভবিষ্যৎ চাই আর আপনার এই কথাগুলো পুরো বাংলাদেশ শুনবে, আপনি পুরো বাংলাদেশকে বলেন কি চান? আমি আমার স্বামী হত্যার বিচার চাই, কঠোর বিচার চাই। আমার সন্তানের ভবিষ্যৎ চাই। আমার সন্তান কিভাবে মানুষ হবে। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमले बढ़ रहे हैं और आज हम पूरी दुनिया से ये अपील करना चाहते हैं कि वो इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करें कि बांग्लादेश इस समय पूरी दुनिया में हिंदुओं के लिए सबसे खतरनाक स्थान बन गया है और अब समय आ गया है कि ये मुद्दा भारत की संसद से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक उठना चाहिए। और हमें खुशी है कि भारत में इस विषय पर लोगों की नींद देर से ही सही लेकिन अब टूट रही है और अब हमारे देश के लोग भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। आज बांग्लादेश की यूनुस सरकार के शिक्षा सलाहकार ने दीपू चंद्र दास की हत्या के 5 दिनों के बाद उनके परिवार से जाकर मुलाकात की और कहा कि किसी अफवाह, आस्था और मतभेद के नाम पर हुई हिंसा को सही नहीं ठहराया जा सकता और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। और सरकार के इस प्रतिनिधि ने इस हत्या की जांच करने और कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही है। यानी भारत में विरोध प्रदर्शनों के बाद अब वहां की सरकार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश के इन हालात पर वहां की सरकार बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है, बल्कि आज बांग्लादेशी सरकार ने भारत के उच्चायुक्त को बुलाकर कहा कि भारत में मौजूद बांग्लादेश हाई कमीशन के सभी दफ्तरों को पूरी सुरक्षा दी जाए क्योंकि उनके आसपास भारत के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यही बांग्लादेश की सरकार अपने यहां भारतीय हाई कमीशन को, उनके कर्मचारियों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। आज भारत सरकार ने 1 हफ्ते में दूसरी बार बांग्लादेश के उच्चायुक्त को सम्मन किया और उनसे बांग्लादेश में भारत के कूटनीतिक मिशन की सुरक्षा करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि भारत के जितने भी मिशन हैं, जो भी दफ्तर हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनके कर्मचारियों की सुरक्षा होनी चाहिए। पिछले 10 दिनों में बांग्लादेश की सरकार ने भी 2 बार भारत के उच्चायुक्त को बुलाया है और बांग्लादेश अब इस मुद्दे को भारत की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है और यही कारण है कि भारत में बांग्लादेश हाई कमीशन ने फिलहाल भारतीयों के लिए वीजा जारी करने बंद कर दिए हैं। लेकिन बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग अब भी जरूरी कामों के लिए वीजा जारी कर रहा है, भले ही हमारे देश के जो कर्मचारी हैं, हमारे हाई कमीशन के जो कर्मचारी हैं, वो अपनी जान खतरे में डालकर यहां पर काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में लोकतंत्र के नाम पर सबसे बड़ा मजाक इस समय बांग्लादेश में चल रहा है। बांग्लादेश में अब से करीब 2 महीने के बाद 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव होने वाले हैं और वहां की हालत देखिए।
क्या यहां आम चुनाव हो सकते हैं और वो भी निष्पक्ष? ये वो समय है जब वहां पर चुनावों की तैयारियां होनी चाहिए थी, जब वहां की राजनीतिक पार्टियों को अपना चुनाव प्रचार अब तक शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन असल में ऐसा लगता है कि यह चुनाव प्रचार इस आगजनी और हिंसा के जरिए हो रहा है। वहां पर लगातार धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है, कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं और भारत के खिलाफ नफरत पैदा करने की पूरी कोशिश हो रही है। आज स्थिति यह है कि राजनीति की अपनी दुकानें चमकाने के लिए, अपने आप को एक बड़ा नेता बनाने के लिए वहां पर भारत का विरोध करना किसी भी नेता के लिए जरूरी हो गया है। और इसीलिए आपने देखा होगा, जो छात्र नेता है, जो नए युवा नेता है, जो आगे चलकर बड़ा नेता बनने का सपना देख रहे हैं, वो सारे लोग भारत विरोध को अपना सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत का विरोध करके वो बड़े नेता बन सकते हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी यही बात कही है कि यूनुस सरकार कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए भारत का विरोध कर रही है। यूनुस सरकार ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के चुनाव लड़ने पर अब रोक लगा दी है। तो ऐसे में क्या ही चुनाव होगा? दो बातें ऐसे में हो सकती हैं। पहला, मोहम्मद यूनुस इस हिंसा का हवाला देकर अब चुनावों को कुछ और महीनों के लिए टाल सकते हैं और कुछ और महीनों तक वो ऐसे ही एक केयर टेकर सरकार चलाते रह सकते हैं, जो कि उन्हें सबसे ज्यादा सूट करता है। वो चाहेंगे कि लंबे समय तक वही सत्ता में बैठे रहें और वही इसी प्रकार से बिना चुनाव कराए बांग्लादेश की सत्ता चलाते रहें। तो हो सकता है कि अभी वो इस हिंसा का हवाला देकर कहें कि अभी बांग्लादेश की हालत ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर अभी वहां ठीक नहीं है, और इन चुनावों को टाल देते हैं। दूसरा, कट्टरपंथियों की मदद से वो बांग्लादेश में एक तानाशाही सरकार का गठन कर सकते हैं, जो पाकिस्तान की ही तरह कहने को तो लोकतांत्रिक होगी, लेकिन उसका असली चरित्र तानाशाही का होगा। बांग्लादेश में रशिया के राजदूत ने कल यानी 22 दिसंबर को कहा कि बांग्लादेश जितनी जल्दी भारत के साथ तनाव कम करेगा उतना बेहतर होगा। यह एक बड़ा बयान है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने 22 दिसंबर को भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से भी बात की और उन्हें बांग्लादेश के हालात के बारे में पूरी जानकारी दी और कहा कि वहां चुनाव समय पर ही होंगे। सर्जियो गोर दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत भी हैं। पिछले 1.5 वर्षों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और ऐसी ही एक घटना आज से 54 वर्ष पहले वर्ष 1971 में भी हुई थी। तो आज मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आज जो माहौल बांग्लादेश में है पूरी तरीके से भारत विरोधी माहौल है, हिंदुओं के खिलाफ है। 1971 में भी बांग्लादेश का माहौल बिल्कुल ऐसा ही था। उस समय पाकिस्तान की सेना ने उस समय के ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था और उस समय ढाका में अमेरिकी दूतावास में कौंसल जनरल थे आर्चर ब्लड और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा। और फिर एक अमेरिकी पत्रकार गैरी जे बास ने अमेरिकी दूतावास द्वारा भेजी गई रिपोर्ट्स के आधार पर एक किताब लिखी। इस किताब का नाम है द ब्लड टेलीग्राम। इसके मुताबिक 25 मार्च की रात ढाका यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की सेना ने मशीन गन से हमला किया और इकबाल हॉल नाम के एक हॉस्टल को विस्फोट करके नष्ट कर दिया। सबसे भयानक हत्याकांड एक और हॉस्टल जगन्नाथ हॉल में किया गया, जहां हिंदू छात्र रहते थे और वहां हिंदू प्रोफेसर्स को चुन चुन कर उनकी हत्या की गई। और अगले दिन 26 मार्च को ढाका यूनिवर्सिटी पर भी दोबारा हमला हुआ, जिसमें 25 और हिंदू छात्रों की हत्या कर दी गई। ढाका के पास के हिंदू गांवों पर हमलों के लिए टैंक्स, राइफल्स और मशीन गन्स का इस्तेमाल किया गया। यानी निहत्थे हिंदुओं की हत्या के लिए इतने बड़े बड़े हथियार इस्तेमाल हुए ताकि बचने का किसी को मौका ना मिले। उन दिनों पाकिस्तान की सेना सड़कों पर भी लोगों की तलाशियां लेती थी, उनके हिंदू होने की पहचान करती थी और फिर यह पता चलने पर कि वो हिंदू हैं उन्हें मार डालती थी। और इस समय भी बांग्लादेश में बिल्कुल यही हो रहा है। बॉर्डर पर भी जो लोग भाग कर आने की कोशिश कर रहे हैं इधर, ये देखा जा रहा है कि वो कौन है। अगर ये पता चलता है कि वो हिंदू हैं तो फिर उन्हें वहीं पकड़ लिया जाता है। अब बांग्लादेश के लोग भी वहां की मोहम्मद यूनुस सरकार की सच्चाई दुनिया को बताने लगे हैं। बांग्लादेश की एक अभिनेत्री रोकेया प्राची ने खुद अपने ही देश की सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में यूनुस सरकार ने कट्टरपंथियों के सामने सरेंडर कर दिया है
और कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए आतंकवादियों को जेल से भी ये सरकार अब रिहा कर रही है। My first reaction is, I'm not surprised. I'm sorry. Don't take it otherwise. In the first place, the interim government released from jail dozens of Islamist terrorists who were convicted of murder and terror acts, like Ansarullah Bangla team chief Jasimuddin Rahmanis, and so many more criminals, terrorists. So all these radicals are used to organize mobs who are attacking not only Amlighers, but also any sane person opposing Yunus government. So all the intellectuals are silenced after 5th August 2024 to till. So from 14th July to August 8th, Yunus government gave them indemnity. So these incidents is almost, it's my opinion that all are created by Muhammad Yunus mob groups, Islamic terrorists, and NCP, AD party, and also Inqilab Moncho. It's absolutely created by Muhammad Yunus. तो रोकेया प्राची वहां की एक अभिनेत्री हैं और वो आपको बांग्लादेश की सच्चाई वहीं बैठकर बता रही है। बांग्लादेश में हिंदू खतरे में हैं और इसे लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोग क्रोध में हैं, लेकिन राहुल गांधी को भारत का लोकतंत्र आज भी खतरे में दिख रहा है। बांग्लादेश का खतरा उन्हें दिखाई नहीं दे रहा और यही उनके लिए आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी हर बार एक ही गलती दोहराते हैं और वो गलती है विदेश जाकर भारत और भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करना। इन दिनों राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर हैं और वहां अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल हो रहे हैं। कल राहुल गांधी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक हर्टी स्कूल में एक कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं और यह हमला सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता की बात है। तो सबसे पहले जर्मनी की भूमि से राहुल गांधी का यह नया बयान आप भारत के बारे में सुनिए और आप बिल्कुल सही हैं, यहां खड़े होकर भी उन्होंने भारत की तारीफ नहीं की है बल्कि भारत की आलोचना की है। अब आप सुनिए। Indian democracy is actually a global public good. It's not just an Indian asset, it's a global asset. You imagine when I'm talking about attack on the Indian democratic system, I don't say it, but it's actually an attack not just on the Indian democratic system, it's an attack on the global democratic system. Because if you were to remove India as a democracy, if you were to remove 1.5 billion people from the democratic side, that's a huge dent on global democracy. So that's why I say that it's very important for Indian people, especially, to ensure that they protect this really valuable resource. तो भारत का लोकतंत्र खतरे में है और इसे बचाया जाना बहुत जरूरी है, ये कहना है राहुल गांधी का जर्मनी की भूमि पर। राहुल गांधी भारत के जिस लोकतंत्र की इतनी आलोचना कर रहे हैं वो खुद उसी लोकतंत्र के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। राहुल गांधी आज लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और उन्हें यह पद लोकतंत्र की वजह से ही मिला है। कैबिनेट रैंक का पद है। अगर कांग्रेस पार्टी वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में 99 सीटें न जीती होती तो राहुल गांधी आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन न होते। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से ही राहुल गांधी आज देश की कई संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति की कमेटी में शामिल होते हैं। सीबीआई प्रमुख, चुनाव आयोग के प्रमुख, केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख, केंद्रीय सूचना आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे संस्थानों के प्रमुखों की नियुक्ति में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी शामिल रहते हैं। ये सब भारत में लोकतंत्र की वजह से उन्हें करने के लिए मिल रहा है। ये उनकी जो पूरी भागीदारी है और ये सब कुछ वो सिर्फ 99 सीट जीत कर आए हैं, उसके बावजूद उन्हें मिल रहा है 99 सीट।
राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि इस समय हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की वो सरकारें हैं जिन्हें इसी देश के लोगों ने, उन राज्यों के लोगों ने चुनाव में जिताकर वहां पर बैठाया है। लेकिन जब उनकी पार्टी यहां जीत रही थी तब उन्हें लोकतंत्र खतरे में बिल्कुल नजर नहीं आया। राहुल गांधी के मन में लोकतंत्र और अपनी पार्टी के नेताओं को लेकर कितनी इज्जत है, अब आपको उसकी भी 2 तस्वीरें हम दिखाएंगे। लेकिन बड़ी बात देखिए ये है, राहुल गांधी का एक और चरित्र मैं आज आपके सामने लाना चाहता हूं। राहुल गांधी की दिलचस्पी किस में है? वो विदेशों में जाकर भारत के लोकतंत्र की तो बहुत आलोचना करते हैं, भारत में हर व्यवस्था की वो आलोचना करते हैं, भारत में कुछ भी सही नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के मन में अपने लोगों के लिए कितनी इज्जत है? एक बड़ा नेता कौन होता है जो कम से कम और कुछ नहीं तो अपनी पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं का तो ध्यान रखे? बड़ा नेता उसे कहते हैं। लेकिन राहुल गांधी के मन में अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं के लिए भी कोई खास जगह नहीं है, और ये बात उन्होंने कई बार साबित की है। और एक बार और मैं आपको एक ताजा उदाहरण देता हूं कि गांधी परिवार कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ कैसा व्यवहार करता है। ये वो नेता हैं जिन्होंने लंबे समय तक गांधी परिवार का साथ दिया है। ये दोनों तस्वीरें जो आप देख रहे हैं 13 दिसंबर की हैं। इसी महीने 13 दिसंबर को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी आए हुए थे और राहुल गांधी खास तौर पर उनसे मिलने के लिए हैदराबाद गए थे, उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए। और इसी दिन कांग्रेस के एक बहुत बड़े और कद्दावर नेता, इस देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का भी महाराष्ट्र के लातूर जिले में अंतिम संस्कार हो रहा था। शिवराज पाटिल कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, 7 बार के सांसद हैं, भारत में सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं, लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, कई राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं, लंबे समय तक लोकसभा के सदस्य रहे हैं। इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने काम किया, राजीव गांधी के साथ उन्होंने काम किया, उसके बाद मनमोहन सिंह के साथ उन्होंने काम किया, सोनिया गांधी के साथ उन्होंने काम किया है। गांधी परिवार के साथ बहुत करीबी के साथ वो लगातार जुड़े रहे हैं। इस पार्टी के लिए उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। वर्ष 1991 से लेकर 96 तक वो लोकसभा के स्पीकर भी रहे। राहुल गांधी को अगर लोकतंत्र की इतनी चिंता होती तो वो लातूर में इतने बड़े नेता, जो कि कांग्रेस पार्टी के इतने कद्दावर नेता रहे हैं, वो शिवराज पाटिल के अंतिम संस्कार में जरूर जाते। जहां पर राहुल गांधी मौजूद थे मेसी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए, वहां से यानी हैदराबाद से लातूर की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। हेलीकॉप्टर से जाते तो आधे घंटे में पहुंच जाते, और राहुल गांधी को हेलीकॉप्टरों की और हवाई जहाजों की कोई कमी नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, लेकिन यहां आप देखिए कि वो अपनी ही पार्टी में जिन लोगों ने उनके परिवार के लिए कितना योगदान दिया है, उनके परिवार की कितनी मदद की है, जिन्होंने जब भी कांग्रेस पार्टी को जरूरत पड़ी हमेशा अपना कर्तव्य निभाया है। अगर आप शिवराज पाटिल की हिस्ट्री को देखें तो शिवराज पाटिल उन नेताओं में से हैं जो गांधी परिवार के सबसे करीबी और सबसे लॉयलिस्ट रहे हैं। पार्टी के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया है, लेकिन उनके अंतिम संस्कार में भी गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जरूर पहुंचे, लेकिन गांधी परिवार के किसी भी सदस्य को कम से कम जाना चाहिए था। हम मान सकते हैं कि सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं रहती, हो सकता है उनके लिए इतनी यात्रा करना ठीक ना हो, लेकिन राहुल गांधी को जरूर जाना चाहिए था। राहुल गांधी नहीं जा पा रहे थे तो प्रियंका गांधी वाड्रा को जाना चाहिए था। और राहुल गांधी पर इसलिए सवाल उठते हैं क्योंकि राहुल गांधी लातूर के बहुत करीब थे। वो हैदराबाद में मेसी के साथ फोटो खिंचवाने जा सकते हैं, लेकिन वो शिवराज पाटिल के अंतिम संस्कार में नहीं आए। ये बात अपने आप में आपको राहुल गांधी के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये वो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जिसने भारत में 55 वर्षों तक शासन किया है, और 55 वर्षों तक शासन करने के बाद अब ये कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है क्योंकि अब इनकी सरकार नहीं है। एक जमाने में सरकारें जो थीं वो बैलेट पेपर से चुनी जाती थी, तब ईवीएम नहीं होता था। और आपको याद होगा ये वो जमाना है जब बूथों पर कब्जे कर लिए जाते थे, बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, बैलेट पेपर्स को जला दिया जाता था, पोलिंग बूथ पर बॉम्ब फेंके जाते थे, पोलिंग बूथ पर गोलियां चलती थी, बूथ कैप्चरिंग की खबरें अखबारों की हेडलाइंस बनती थी।
शायद ही कोई ऐसा चुनाव होता होगा जहां पर हिंसा ना हो। हर चुनाव में हिंसा होती थी, लोग मारे जाते थे, और यह हिंसा वोटिंग के दौरान होती थी, कुछ लोगों को वोट डालने से रोकने के लिए, जबरदस्ती वोटिंग कराने के लिए। लेकिन गांधी परिवार को उस समय लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं नजर आया, क्योंकि तब सरकारें इनकी चुनी जाती थी। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी को जब सत्ता जाने का खतरा लगने लगा तो उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी। तब क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था? आज राहुल गांधी से ये सारे सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने राहुल गांधी के इस बयान की आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी भारत में होते हैं तो संविधान की आलोचना करते हैं, और जब विदेश में रहते हैं तो वो भारत के खिलाफ बोलते हैं। एक तो राहुल बाबा हैं, जिनको आप सब कोई देख रहे हैं किस प्रकार से अभी जर्मनी की जमीन पर गए थे, अब वहां भी जाकर देश को अपमानित कर रहे हैं। उनकी एक प्रथा है, देश में रहेंगे तो देश के संविधान को गाली देंगे, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को गाली देंगे, चुनाव आयोग को गाली देंगे, सुप्रीम कोर्ट को अवमानना करेंगे। लेकिन जब बिहार देश के बाहर जाते हैं तो देश को ही गाली देते हैं। ऐसे युवाओं को युवा आप कह नहीं सकते। ऐसे लोगों को सजा देने का समय आ गया है। बिहार की जनता ने सजा दिया। जो वोट की चोरी का आरोप लगाते थे, जनता ने वोट की चोट ऐसा लगाया कि बिहार से जो भागे हैं तो अब जर्मनी में जाकर बसे हुए। राहुल गांधी असल में प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते करते, बीजेपी की आलोचना करते करते अब भारत की ही आलोचना करने लगे हैं, और वो इस बात को भी नहीं समझते कि जब वो जर्मनी में खड़े होकर अपने ही देश की आलोचना करते हैं, जब वो किसी पश्चिमी देश में जाकर अपने ही देश की आलोचना करते हैं, तो वहां के नेता और वहां के लोग राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते होंगे। जो नेता उनके देश में आकर अपने लोगों की बुराई कर रहा है, अपने देश की बुराई कर रहा है, उस नेता का चरित्र कैसा होगा, इस बात पर जो विदेशों के लोग हैं, जो वहां के बड़े बड़े नेता हैं, वो चर्चा जरूर करते होंगे। हो सकता है राहुल गांधी के जाने के बाद करते होंगे, और राहुल गांधी शायद ये सोचते हैं कि जब वो पश्चिमी देशों में जाकर ये बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, भारत की बुराई करेंगे, तो शायद वहां के लोग इस पर ताली बजा रहे हैं। लेकिन वो ताली जब बजाते भी हैं, उसमें भी एक व्यंग होता है। आप लोग हमेशा न्यूज चैनल्स खबरें देखने के लिए देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये खबरें भी असल में कहानियां होती हैं? आप आते हैं न्यूज़ चैनल्स पर ये देखने के लिए कि चलिए देखते हैं आज की खबरें क्या हैं, अखबार पढ़ते हैं ये देखने के लिए कि क्या खबरें हैं। लेकिन ये सिर्फ खबर नहीं होती, ये कहानियां होती हैं। ये किसी ना किसी की ज़िंदगी की कहानी होती है जो आपके लिए खबर बन जाती है। लेकिन उस व्यक्ति से पूछिए जिसकी ज़िंदगी में ये सब कुछ हो रहा है। हमारे लिए तो ये खबर है, आपके लिए खबर है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए ये उसके जीवन की कहानी है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। और ऐसी ही कोई कहानी आपके जीवन की कहानी भी हो सकती है। आज हम आपको एक बहुत ज़रूरी खबर दिखा रहे हैं, लेकिन खबर से भी ज़्यादा ये किसी की दुख भरी कहानी है जिससे आप सीख ले सकते हैं। ये कहानी है लालच और टेक्नोलॉजी की। कैसे आपके लालच की तिजोरी को अब टेक्नोलॉजी की मदद से लूटा जा रहा है। ये कहानी है 66 वर्ष के पंजाब के एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर अमर सिंह चहल की। 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर चहल वर्ष 2019 में पंजाब पुलिस में आईजी के पद से रिटायर हुए थे, यानी पंजाब पुलिस में आईजी के पद पर रह चुके हैं। अमर सिंह चहल ने सोमवार यानी 22 दिसंबर को आत्महत्या करने की कोशिश की। उन्होंने अपने आप को गोली मार ली और इस समय वो अस्पताल में भर्ती हैं। खुशकिस्मत हैं कि जान बच गई। अब आपको बताते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर आत्महत्या क्यों करना चाहता था। कुछ समय पहले साइबर ठगी करने वाले एक गैंग ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए पूर्व आईपीएस चहल से संपर्क किया और उनके इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देने का झांसा दिया। इन साइबर ठगों ने उन्हें स्टॉक मार्केट और आईपीओ एलोकेशन जैसे इन्वेस्टमेंट के जरिए कई गुना मुनाफा दिलाने का वादा किया। ऐसा लुभावना ऑफर देखकर चहल लालच में आ गए और उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बहुत सारा पैसा लेकर इन स्कीम्स में निवेश कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, ये सोचकर कि दूसरों का पैसा लेकर लगा देता हूं, जबरदस्त फायदा होगा, फायदा रखकर बाकी पैसा वापस कर दूंगा। साइबर ठग इस इन्वेस्टमेंट पर उनके रिटर्न के नकली आंकड़े उन्हें लगातार भेजते भी रहे,
यानी जब वो देखते थे अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में कि मेरी इन्वेस्टमेंट कहां तक पहुंची, तो उस पर नकली आंकड़े आते रहते थे कि उन्हें इतना फायदा हुआ। और चहल ये सोचते रहे कि उनका पैसा बड़ी तेज रफ्तार से दुगना तिगना हो रहा है। एक दिन जब चहल ने अपना पैसा निकालने की कोशिश की, तब पता चला कि वो फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं और उनके 8 करोड़ रुपए डूब चुके हैं। 8 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती किसी के लिए भी। हैरानी की बात यह है कि एक पढ़ा लिखा आईपीएस ऑफिसर भी इन साइबर ठगों के झांसे में आ गया। एक पुलिस ऑफिसर जिसने जीवन भर अपराधियों को पकड़ा है, जो हर प्रकार के अपराध से वाकिफ है, ऐसा आईपीएस ऑफिसर जो पढ़ा लिखा भी है, जिसका बैकग्राउंड ऐसा है, जिसने जो अपराध से जुड़े लोगों को जानता है, वो भी इनके झांसे में आ गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितनी सफाई से काम करते हैं। और दूसरा, जब लालच का पर्दा आंखों पर पड़ा होता है तो पुलिस का अनुभव भी काम नहीं आता। ना पढ़ाई लिखाई काम आती है और ना अनुभव काम आता है, क्योंकि लालच का पर्दा आंखों पर पड़ जाता है। और तब चहल साहब को यह लालच था कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। आज जब आईपीएस चहल अस्पताल में हैं और जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, तो हम उनकी कहानी सुनाकर इस प्रकार की स्थिति से आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर पंजाब पुलिस का क्या कहना है। एक इन्फॉर्मेशन आई सी साडे रिटायर्ड आईजी श्री अमर सिंह चाहल दे दोस्तां दे थ्रू कि उन्होंने इहो जिहे उन्हां नाल डॉक्यूमेंट शेयर कीते ने जां एक नोट शेयर कीता ते कि वो सुसाइड कमिट कर सकते हैं। जिवें इन्फॉर्मेशन आई, नाल दी नाल कंसर्नड SHO, कंसर्न DSP साहब ते मैं खुद इत्थे फटाफट घर पहुंचे। घर पहुंच के उन्होंने उत्थों जिहड़ा इंजर्ड हालात च देखिया और देख के उन्होंने नाल दी नाल पार्क हॉस्पिटल च इत्थे ले आए हैं। तो और जो मौका वारदात उत्ते नोट सीगे वो असीं बरामद कर लए ने। और इहदे च दस्सण वाली गल है भी वो क्रिटिकल ने, हुण उन्हां दा CT स्कैन और बाकी इत्थे चल रहा। और जिहड़ी बाकी चीज़ आ वो जिहड़े दौराने तफ्तीश आ बाकी सारियां चीज़ां वो देखी जाणगियां। तब आप सोचिए उनकी मानसिक स्थिति कैसी रही होगी। लोगों से करोड़ों रुपया ले लिया, दोस्तों से ले लिया, रिश्तेदारों से ले लिया, पैसा सारा डूब चुका है, उस पैसे को वापस करने की स्थिति में नहीं है और अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। और ऐसे में सोचिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर आत्महत्या करने के बारे में सोचता है, अपने आप को गोली मारने के बारे में सोचता है और गोली मार भी लेता है, तो आप सोचिए कि वो व्यक्ति कितना परेशान हो चुका होगा और इस समय कितना पछता रहा होगा। आईपीएस चहल अकेले ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं जिनके साथ इस प्रकार की साइबर ठगी हुई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर रहे हैं, लेकिन इन साइबर ठगों को पहचान नहीं पाए। शायद लालच उन्हें इतना अंधा कर देता है कि वो कुछ देख नहीं पाते। पिछले साल सितंबर में डिजिटल अरेस्ट के जरिए देश की एक मशहूर कंपनी के मालिक से 7 करोड़ रुपए वसूल लिए गए। साइबर ठगों ने सुप्रीम कोर्ट का एक जज बनकर उन्हें फोन किया और कहा कि उन पर मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में शामिल होने का आरोप है। पिछले साल अक्टूबर में हरियाणा के पंचकुला में भारतीय सेना के 83 वर्ष के एक रिटायर्ड मेजर जनरल से डिजिटल अरेस्ट करके 82 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर ली गई। इस मामले में कुछ साइबर ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर उन्हें ब्लैकमेल किया। इस साल जनवरी में एक डॉक्टर से 3 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई और इस मामले में 2 लोगों को बाद में गिरफ्तार किया गया। तो डॉक्टर, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन सब इस साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं, सब डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं। आज भारत तेजी से डिजिटल बन रहा है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले देशों में भारत दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर चीन है, हम दूसरे नंबर पर हैं। भारत में लगभग 120 करोड़ लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से 69 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है और लगभग 49.1 करोड़ लोग यूपीआई के जरिए डिजिटल लेन देन करते हैं। यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और ई कॉमर्स ने आपकी जिंदगी को आज कितना आसान बना दिया है। हमारे देश में लोगों के पास अब टेक्नोलॉजी है। इंटरनेट हमारे देश में इतना सस्ता है कि अब आज कोई भी अफोर्ड कर सकता है। सोशल मीडिया हमारे देश में बिल्कुल फ्री है। स्मार्टफोन भी बहुत सस्ते में मिल रहे हैं और इसीलिए ज्यादातर लोगों के पास ये हैं और वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन साइबर फ्रॉड
इस डिजिटल स्पीड का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। भारत में वर्ष 2023 में 7,465 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ और 2024 में यह बढ़कर 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। सोचिए 22,000 करोड़ रुपए लूट लिए गए, यानी एक साल में ही 200% से ज्यादा की वृद्धि हो गई और यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। साइबर फ्रॉड कई प्रकार के होते हैं और आज हम आपको इनके अलग अलग तरीकों के बारे में भी थोड़ी जानकारी देंगे जिससे आप जागरूक हो सकें। आजकल इनमें सबसे ज्यादा डिजिटल अरेस्ट के मामले चल रहे हैं। इसमें अपराधी खुद को सीबीआई, ईडी, पुलिस या जज बताकर फोन करता है या वीडियो कॉल करता है लोगों को और फिर कहता है कि उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फिर यह डर बनाकर उससे पैसा वसूलता है। कई बार ये ठग बैंक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या किसी टेलीकॉम कंपनी या फिर बिजली विभाग के अधिकारी बनकर भी साइबर फ्रॉड करते हैं और केवाईसी अपडेट, खाता बंद होने या कानूनी नोटिस का डर दिखाकर ओटीपी या फर्जी लिंक्स के जरिए पैसा निकाल लेते हैं। आजकल तो ये मैसेज भी आ रहे हैं कि आपकी बिजली कल से कटने वाली है क्योंकि आपने बिल नहीं दिया है। अगर आपको अपनी बिजली जारी रखनी है तो इस लिंक को क्लिक कीजिए। अक्सर ऐसा फोन आता है, मैसेज आता है कि आपका मोबाइल फोन कटने वाला है क्योंकि आपने बिल नहीं दिया है। मेरे पास ऐसे कितने मैसेज आ चुके हैं जिसमें इसी प्रकार की ठगी करने की कोशिश की जाती है कि आपका मोबाइल कनेक्शन बंद होने वाला है, बिजली का कनेक्शन बंद होने वाला है। एक बार किसी ने फोन भी किया जिसने ये कहा कि आपके नाम से कोई पार्सल पकड़ा गया है जिसके अंदर ड्रग्स मिली है। हमारे देश में फर्जी निवेश और मुनाफे की गारंटी के नाम पर ठगी की घटनाएं बहुत हो रही हैं। इसमें शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, एआई ट्रेडिंग, अलग अलग ऐप्स के जरिए ज्यादा मुनाफे का लालच देकर ठगी की जाती है और ऐसी ठगी के लिए आमतौर पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता है। इसी तरह नौकरी दिलाने के नाम पर या मिनटों में लोन और क्रेडिट कार्ड देने का झांसा देकर भी साइबर फ्रॉड किए जाते हैं। ऐसी घटनाएं भी आई हैं जिसमें रिफंड या कैशबैक के नाम पर फर्जी लिंक भेजकर या ओटीपी मांगकर आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है। इसी तरह फर्जी वेबसाइट्स या नकली सेल का ऑफर देकर लोगों से एडवांस पेमेंट ले ली जाती है, लेकिन ऐसे लोगों को कभी प्रोडक्ट्स की डिलीवरी नहीं होती। अब सोशल मीडिया या डेटिंग एप्स पर भी एक भावनात्मक रिश्ता बनाकर इमरजेंसी या गिफ्ट के नाम पर पैसे वसूल लिए जाते हैं। कई लोग आपके दोस्त बन जाएंगे और फिर अचानक से आपको कहेंगे कि मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। कई मामलों में तो मेंबरशिप के नाम पर भी फ्रॉड किया जाता है। इस सब से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने आप को जागरूक रखें। आज हम आपको साइबर फ्रॉड से बचने के लिए 5 कारगर तरीके बता रहे हैं। पहला, हमेशा बड़े मुनाफे के लालच में कभी ना फंसे। याद रखें, अगर कोई भी आपको ज्यादा मुनाफे का लालच दे रहा है तो यह धोखा है। दूसरा, अगर कोई सीबीआई, ईडी या जज या पुलिस अधिकारी बनकर फोन करे तो कभी भी डरे नहीं। याद रखें, सीबीआई, ईडी, कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी जज कभी भी आपको इस तरीके से फोन नहीं करता। अगर ऐसा फोन आपके पास आ रहा है तो 100% फ्रॉड है। ऐसा कॉल आए तो तुरंत अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को पहले बताएं और पुलिस को तुरंत इत्तला दें। तीसरा, अगर केवाईसी अपडेट के नाम पर कोई फोन करे या लिंक भेजे तो कभी भी उस पर क्लिक ना करें। कोई भी बैंक या फिर आरबीआई कभी भी केवाईसी अपडेट के लिए इस प्रकार का कोई लिंक नहीं भेजता। चौथा, कोई भी सरकारी एजेंसी मोबाइल फोन या वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी या जुर्माने की मांग नहीं करती। अगर कोई किसी केस को सुलझाने का दावा करता है तो समझ जाइए कि आपके साथ धोखा हो रहा है, इसलिए ऐसे कॉल के झांसे में कभी ना आए। और पांचवा, जरा भी संदेह हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से तुरंत बात करें। सरकार लगातार साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए काम कर रही है। एक हेल्पलाइन नंबर मैं आपको दे रहा हूं और वो है 1930-1930। इस पर तुरंत कॉल करके आप मदद ले सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा एक और पता आपको दे रहा हूं, आप cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस है जो आपकी स्क्रीन पर है, इसे आप नोट कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब हमारा ये शो देखने के बाद
आप कहीं ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे और दोबारा अगर कोई भी कोशिश करेगा आपको ठगने की तो आप उसके झांसे में नहीं आएंगे। सारे एड्रेस हमने आपको बता दिए हैं और आपको ये भी बता दिया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई भी इनकम टैक्स का अधिकारी, कोई भी जज कभी भी आपको वीडियो कॉल करके ये नहीं कहेगा कि हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं या फिर हम जुर्माना आपके ऊपर लगा रहे हैं और आप इसी समय हमें जुर्माना दीजिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये आपके साथ एक धोखा हो रहा है। अब हमारे देश के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए और बिजनेसमैन के लिए एक अच्छी खबर है। ट्रंप टैरिफ की चुनौतियों के बीच भारत से अब न्यूजीलैंड के बीच एक अच्छी दोस्ती की खबर आई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील अब फाइनल हो चुकी है और ये डील जो है अगले साल 2026 से लागू हो जाएगी। ये डील हमारे देश के छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए खुशियों का एक डबल धमाका है, जिसमें वो विदेश में अब पढ़ाई भी कर पाएंगे और वहां पर पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर पाएंगे। अब तक अमेरिका, कनाडा और यूरोप भारतीय छात्रों की पहली पसंद रहे हैं, लेकिन अमेरिका के नए वीजा नियम भारतीयों के लिए एक बड़ी रुकावट बन रहे हैं और अब न्यूजीलैंड में भारत के युवाओं, प्रोफेशनल्स, छात्र और कारोबारियों और किसानों के लिए नए अवसरों का रास्ता खुल जाएगा। आपको 4 पॉइंट्स में बताते हैं कि इस फ्री ट्रेड डील में छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए क्या है। पहला, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी, यानी न्यूजीलैंड में पढ़ाई कर रहे भारतीयों को अब 3 साल तक काम करने के लिए वीजा भी मिल जाएगा। अगर आप वहां पर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, आप पढ़ाई कीजिए, काम भी कीजिए। न्यूजीलैंड ने पहली बार किसी देश के साथ ऐसी ट्रेड डील की है जिसमें पढ़ाई के साथ साथ उस देश में काम करने का कानूनी हक भी आपको मिलेगा। इस डील से पहले भारतीय छात्रों को न्यूजीलैंड में काम करने की अनुमति तो थी, लेकिन यह इमिग्रेशन पॉलिसी पर निर्भर होता था। लेकिन अब सरकार बदल भी जाए फिर भी इस नियम में कोई बदलाव नहीं आएगा। दूसरा, पढ़ाई के बाद वर्क वीजा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्र 3 साल तक और पीएचडी की डिग्री वाले छात्रों को न्यूजीलैंड में 4 साल तक के लिए अब काम करने की अनुमति मिलेगी। तीसरा, अस्थायी वीजा। न्यूजीलैंड पहली बार अपने 118 सर्विस सेक्टर्स में भारतीयों के लिए 3 साल के लिए 5000 अस्थायी वर्क वीजा जारी करेगा। इनमें आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ योगा और म्यूजिक सिखाने वाले टीचर्स को भी फायदा मिलेगा। और चौथा, वर्किंग हॉलिडे वीजा। इस समझौते के तहत पहली बार भारत के लोग न्यूजीलैंड में 12 महीने तक रुककर काम करने के साथ साथ घूम फिर भी पाएंगे, टूरिज्म के लिए भी जा पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूजीलैंड में भारतीय छात्रों की संख्या पर अब कोई पाबंदी नहीं होगी, यानी न्यूजीलैंड अब पढ़ाई, नौकरी और सेटल होने के लिए एक नया डेस्टिनेशन बन सकता है। न्यूजीलैंड में फिलहाल 2,92,000 भारतीय रहते हैं और वहां पर अप्रवासियों की ये तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। न्यूजीलैंड में लगभग 12,000 भारत के छात्र भी रहते हैं, जो वहां पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का लगभग 14% है। इस समझौते के तहत भारत से जो भी सामान अब न्यूजीलैंड जाएगा वो ड्यूटी फ्री होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जबकि पहले भारतीय सामान पर 10% टैरिफ लगता था। इसका मतलब कपड़ा, चमड़ा, जूते, फार्मा, हैंडीक्राफ्ट्स, कीमती रत्न और गहने और ऑटोमोबाइल सेक्टर में व्यापार करने वाले लोगों को अब सस्ता बाजार मिलेगा। ज्वेलरी जिसमें काम करते हैं वो भी वहां पर उन्हें बड़ा फायदा मिलेगा। ये वही सेक्टर्स हैं जहां सबसे ज्यादा नौकरियां मिलती हैं और ज्यादा एक्सपोर्ट का सीधा मतलब है ज्यादा नौकरियां। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों की एंट्री के लिए बड़ी कोशिशें की थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे देश के किसानों के हितों पर कोई समझौता नहीं किया और अब न्यूजीलैंड के साथ हुए समझौते में भी यही होने वाला है। इस समझौते में न्यूजीलैंड को दूध, दही, पनीर, क्रीम, प्याज, चीनी, दालें, खाने वाला तेल और मसालों पर कोई छूट नहीं दी जाएगी, ताकि भारतीय किसान और हमारा घरेलू उद्योग जो है, कृषि का उद्योग, हमारा डेयरी उद्योग, ये बिल्कुल सुरक्षित रहे। न्यूजीलैंड से आने वाले सेब, कीवी और शहद के लिए भारत में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, जहां किसी एक क्षेत्र में सबसे बेहतरीन रिसर्च, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा। इससे भारत के किसानों को नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, वो ज्यादा फसल पैदा कर पाएंगे और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी, क्योंकि वो न्यूजीलैंड के तरीके सीख पाएंगे और इससे भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा मिलेगा। अब हमारे देश में न्यूजीलैंड से कोयला, लकड़ी
और मेटल स्क्रैप्स जैसे सामान ड्यूटी फ्री मिलेंगे, जिससे हमारे देश के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लागत कम हो जाएगी। यानी अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो अब आपको कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक अब ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ट्रंप टैरिफ के बाद भारत ने कितने देशों के साथ ये फ्री एग्रीमेंट कर लिया है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, जो दाग धब्बे निकाले प्यार से। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। ब्रेक से पहले मैं आपको बता रहा था कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो फ्री ट्रेड डील हुई है उसके अंदर क्या क्या है। इस डील के तहत न्यूजीलैंड ने भारत में अगले 15 वर्षों में लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का वादा किया है। और ये इन्वेस्टमेंट कहां होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में, ग्रीन एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग और एजुकेशन सेक्टर में होगा। यानी ये डील एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। वर्ष 2013 से 2023 तक 10 साल में न्यूजीलैंड का भारत में निवेश लगभग 23,000 करोड़ रुपए के आसपास था और भारत ने न्यूजीलैंड में सिर्फ 1,750 करोड़ रुपए का निवेश किया है। प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इस डील की घोषणा करते हुए कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच मजबूत दोस्ती की एक नई शुरुआत है। We have just concluded a free trade agreement with India. Now, this may not sound like a big deal for you, but trust me, it really is. And here's how you'll benefit. This is a landmark trade deal, reducing or removing tariffs on 95% of our exports to India. Of course, that makes it easier for Kiwi businesses to sell more of what we produce to 1.4 billion customers and one of the fastest growing economies in the world. इस डील की एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसके लिए बातचीत करने वाली भारतीय टीम की सभी मुख्य अधिकारी महिलाएं थीं, जिन्होंने सिर्फ 9 महीने के रिकॉर्ड टाइम में इस डील को फाइनल कर दिया। केंद्रीय वाणिज्य और व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने महिलाओं की अपनी इस टीम को अलग से धन्यवाद दिया है। It is our first FTA which is led by a completely almost non-men team. It's a women-led FTA. The chief negotiator was our senior colleague, Joint Secretary Petal. All the track leads were largely women, and I must compliment our women of substance taking a lead in finalizing this agreement. Thank you very much. भारत और न्यूजीलैंड के इस समझौते को आप अमेरिका के 50% टैरिफ का एक जवाब भी कह सकते हैं। वर्ष 2025 में ही भारत ने पहले यूनाइटेड किंगडम के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, फिर ट्रंप के टैरिफ के बाद पहले ओमान और अब न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत कर चुका है। और ये बात हम लगातार आपको पहले से कहते रहे हैं कि हमारी जो निर्भरता है अमेरिका के ऊपर, उसे हमें कम करना होगा। और यही कारण है कि भारत को अब अमेरिका के साथ साथ दूसरे नए बाजार तलाश करने पड़ेंगे। तभी हम अमेरिका के इस 50% टैरिफ का जवाब दे पाएंगे और तभी से हम लगातार दूसरे देशों के साथ इस प्रकार के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं।
भारत को नए नए बाजार मिल रहे हैं। भारत का जो सामान है अब दूसरे देशों में भी जाएगा और यही काम हमने अभी न्यूजीलैंड के साथ किया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो विजय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। मौत कभी अचानक आती है तो कभी दबे पांव। दुर्घटना प्रभावित गर्भवती महिला, थैलेसीमिया रोगी के लिए रक्त का अभाव जानलेवा हो सकता है। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में आप बन सकते हैं सुपर हीरो। रक्तदान करने से कम नहीं होता, गर्व होता है, जान बचाने का गर्व। आखिरकार मैं 18 की हो गई तो इस बार मैंने वोट भी डाला और खून भी दे पाई। 65 साल की उम्र तक 177 बार किया स्वैच्छिक रक्तदान और यही है मेरा अभिमान। कीजिए रक्तदान और बनिए किसी के चेहरे की मुस्कान। लेकिन नन्ही सी जान, आपका हमेशा करेंगे सम्मान। आप हो मेरे सुपर हीरो। रक्तदान यानी जीवन दान। थैंक यू। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज डिवीजन DGHS, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जो अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं करते वही दूसरों की सफलता से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। नमस्कार। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। और कम दाल पर असली दाल।